एक पार्टिकल का अगर धागा पकड़ के ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन हम करा रहे हैं, ऊपर नीचे वाला, है ना, तो अगर हम धागा फिक्स कर दें तो वो पार्टिकल अपने आप सर्कुलर मोशन ऊपर नीचे करेगा। जैसे नीचे से ऊपर जाएगा तो स्पीड कम करेगा, नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ाएगा। खैर, अभी हम लोग उसका ये डिस्कशन करने वाले हैं कि किसी खास वक्त पे जब उसके अंदर कोई स्पीड है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा और धागे का टेंशन क्या आएगा। यहां हमें क्या क्या लाना है, टेंशन इन स्ट्रिंग और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इन दो चीजों के बारे में बात करना है। एक m मास का पार्टिकल ऐसे कुछ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है। अभी मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हूं तो mg कहां लगेगा, नीचे। तो ये अभी मैं बॉटम मोस्ट पोजीशन डिस्कस कर रहा हूं, जब पार्टिकल सबसे नीचे है उस वक्त के लिए मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं। जब लॉज ऑफ मोशन डिस्कशन चल रहा है तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बताओ इस m मास पे एक हम फोर्स डायग्राम दिखाते हैं जिसको मैं कॉस बोला करता था, और एक इफेक्ट डायग्राम बनाते थे जिसका मतलब एक्सेलेरेशन होता था। बताओ इस m मास पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, mg नीचे है, टेंशन ऊपर है, ये हो गया कॉज। इसके अलावा भी कोई फोर्स है, बोलो। सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई फोर्स होता ही नहीं है, टेंशन है, mg है, और कोई फोर्स है, फोर्स और कोई नहीं है। हाँ, इफेक्ट डायग्राम में हम एक चीज और लिखेंगे कि एक्सेलेरेशन है इसके अंदर। एक्सेलेरेशन कहां की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर। जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो एक एक्सेलेरेशन गारंटीड होता है, और वो कहां की तरफ होगा, सेंटर की तरफ। तो मैं इफेक्ट डायग्राम में ऐसे ए सेंटीपिटल लिख देता हूं। क्या ए सेंटीपिटल का पर्सनल फार्मूला भी है, अगर ये v स्पीड से चल रहा है तो ए सेंटीपिटल क्या होता है, v स्क्वायर बाय आर। मुझे बताओ t और mg में कौन ज्यादा होगा, कैसे कह सकते हो, क्योंकि एक्सेलेरेशन ऊपर है तो हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाएं या सेकेंड लॉ लगाएं, सेकेंड लॉ। क्या लगाएंगे, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए सी, और एफ नेट में लेफ्ट साइड फोर्स लिखे जाते हैं। तो टी और mg में कौन ज्यादा होगा, टी। इक्वेशन क्या बनेगी, टी माइनस mg इक्वल टू m इंटू, तो टी का आंसर क्या आ जाएगा, mg प्लस mv स्क्वायर बाई। क्या ये बात जनता को समझ में आ रही है। अच्छा मुझे बताओ, क्या इसके रास्ते के लॉन्ग, ये जो सर्कुलर ट्रैक है इस रास्ते के लॉन्ग, यानी इस लाइन में, क्या ये ट्रैक के लॉन्ग वाली लाइन है कि नहीं है, इस लाइन में कोई फोर्स है, और अगर कोई फोर्स नहीं है तो क्या इस लाइन में कोई एक्सेलेरेशन आने की उम्मीद नहीं है, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो है। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने यार सबसे आसान पोजीशन डिस्कस कर ली है, इसको मैं बोलता हूं टॉप बॉटम मोस्ट पोजीशन। तो भी यार जनता टॉप मोस्ट पोजीशन डिस्कस करके बताएगी, टॉप मोस्ट पोजीशन। टॉप मोस्ट पोजीशन मतलब जब ये झूलते झूलते टॉप में चला जाएगा। ऑब्वियसली यार टॉप की वेलोसिटी कुछ अलग होगी, मगर उस वक्त की वेलोसिटी के हिसाब से मुझे इसका एफबीडी बनाना है और इक्वेशन लिखना है। हाँ भाई, टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाएं और आंसर ला के दिखाएं।
फिर से यार हम लोग ऐसी एक लाइन बनाते हैं, ऐसी एक लाइन बनाते हैं, ये बॉडी को रिप्रेजेंट किया गया है। बताओ इसमें कौन कौन से फोर्सेस होंगे इस बॉडी पे? टेंशन कहाँ की तरफ? धागा टेंशन जब भी देता है तो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी देता है, तो टेंशन कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। और mg कहाँ आएगा? mg तो नीचे लगता ही है, टेंशन भी नीचे है और mg भी नीचे है। और कोई फोर्स है क्या? नहीं है। तो ये हमारा कॉज डायग्राम है, दोनों फोर्स नीचे की तरफ है। अच्छा ये कॉज डायग्राम है, इफेक्ट डायग्राम क्या बनेगा? क्या जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो एक एक्सीलरेशन जरूर होता है, और वो कहां की तरफ होता है? सेंटर की तरफ, यानी सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन भी होगा। ठीक है। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स है? नहीं है। क्या ट्रैक के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई फोर्स है क्या? ना लेफ्ट कोई फोर्स है, ना राइट कोई फोर्स है। फोर्स डायग्राम में फोर्स दिखाते हैं, वेलोसिटी मत उसमें शामिल कर देना। तो क्या हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो ए टेंजेंशियल आने का कोई उम्मीद नहीं है। वर्टिकल में क्या इक्वेशन बनेगी? न्यूटन के सेकंड लॉ वाली इक्वेशन बनाना है। क्या बनेगी? एफ नेट बराबर एम ए। तो एफ नेट में क्या क्या है? टी प्लस एम जी बराबर क्या? एम ए, और ए की जगह क्या? वी स्क्वायर बाई आर। तो टी बराबर क्या आ जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। बात क्लियर है? एक और पोजीशन मैंने बनाई है, ये झूलते झूलते जब कभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जाता होगा, ऐसी पोजीशन में, ठीक है, तब इसका एफबीडी कैसे बनेगा, एक बार फिर से ट्राई करना है सबको। फिर से वही दो डायग्राम, एक कॉज डायग्राम, एक इफेक्ट डायग्राम, और इक्वेशंस, न्यूटन की इक्वेशंस लिखना है। कनेक्ट करना था उनके अलावा, राधिका के अलावा कुछ को आना था ना। हाँ भाई, किसी ने बनाई क्या बीडी? बिल्कुल, जो फोर्सेस हमें समझ में आ रहे हैं। एनीवन, कोई दिखाना चाह रहा है? ठीक, इतने फोर्सेस दिख रहे हैं। अभी तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन, थीटा का एंगल थोड़ी है। हाँ बिल्कुल, mg नीचे लग रहा है। क्या mg नीचे लग रहा है? टेंशन पीछे आएगा। ये दो फोर्सेस पक्का है, धागे का टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी आता है। इसके अलावा कोई फोर्स नजर आ रहा है क्या? कोई और फोर्स नहीं है। मुझे बताएं, एक्सेलेरेशन कहां दिखाना चाहिए? लेफ्ट, ए सेंटीमीटर लेफ्ट आएगा। तो बताए इस लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या इक्वेशन बनने वाली है? हाँ, टी माइनस जीरो इक्वल टू एम ए। भाई टी के खिलाफ कोई फोर्स ही नहीं है, तो टी माइनस जीरो इक्वल टू एम ए सी। तो टी बराबर क्या आ गया? एम वी स्क्वायर बाई आर। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हो गया। अभी क्या इस वर्टिकल लाइन में भी डिस्कशन करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, ये वर्टिकल लाइन पता है कौन सी लाइन है? ये ट्रैक के लॉन्ग वाली लाइन है। इसमें अगर कोई एक्सेलेरेशन आएगा तो वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहलाएगा, नहीं है? तो क्या यहां इस लाइन में फोर्स है? और फोर्स है तो वो एक्सेलेरेशन भी जरूर देगा। तो मुझे बता, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में क्या इक्वेशन बनने वाली है? एफ नेट बराबर एम ए अगेन, और वो आएगा mg बराबर m इंटू ए टेंजेंशियल। तो ए टेंजेंशियल बराबर क्या आएगा? g। ये पहली बार ए टेंजेंशियल आया है। ये टेंजेंशियल पता है क्या मैसेज दे रहा है? कि जब बॉडी इस तरह से जा रही होगी तो उसका v
के खिलाफ एक एक्सेलेरेशन होगा जो उसके v को घटाने का प्रयास कर रहा होगा, a टेंजेंशियल स्पीड घटाने का प्रयास कर रहा होगा और टेंशन उसको सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन दे रहा होगा। क्या ये दोनों डिस्कशन समझ आ रहे हैं? इससे पहले टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं आया है क्योंकि इससे पहले ट्रैक के अलोंग कोई फोर्स नहीं होता था। क्या ये तो यार एक बहुत जनरल बात मैं करने वाला हूं और ये बात इससे पहले वाले हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी। अगर ये कर लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये सर्कुलर मोशन शुरू तो यहीं से हुआ था, लेकिन अभी मैं थीटा की एंगुलर पोजीशन पे डिस्कशन कर रहा हूं। v की स्पीड वर्टिकल से थीटा की एंगुलर पोजीशन पे, इस जगह पर हमें डिस्कशन करना है। इस जगह पर तो अगर मुझे इस जगह पर डिस्कशन करना है तो सबसे पहला काम मैं कर रहा हूं कि इसका टेंजेंशियल, इसका एक्सेलेरेशन मार्क कर देता हूं। मतलब इसके अंदर एक एक्सेलेरेशन सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होगा नहीं, तो यार एक एक्सेलेरेशन तो पक्का है सेंटीपिटल, टेंजेंशियल बाद में देखा जाएगा। हमें हमेशा अपना फ्री बॉडी डायग्राम ऐसी लाइनों में बनाना चाहिए जहां एक्सेलेरेशन इन्वॉल्व हो, है ना। हम हमेशा अपनी फ्री बॉडी डायग्राम ऐसी लाइनों में बनाता है जहां एक्सेलेरेशन इन्वॉल्व हो। तो मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम तिरछी करके बनाने वाला हूं। ये फैसला मैंने क्यों लिया है? क्योंकि भाई एक लाइन हमारी सेंटर वाली लाइन है, रेडियस लाइन है, और एक लाइन हमारी टेंजेंट वाली लाइन है, तो इन्हीं दोनों लाइनों में तो बातें करना ही है। तो पहली बात तो एफबीडी इसकी तिरछी बनाना है। दूसरी बात तुम लोग करोगे, मेरे पास पहली बात है इस एम मास पे इस वक्त की फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारा कॉज डायग्राम है और इफेक्ट डायग्राम मैं यही दिखा देता हूं। एटी इधर आया है, एसी इधर आया है। एटी अगर आएगा तो कहां आएगा यार? एटी आएगा तो नीचे आएगा, वो मोशन के खिलाफ होगा। अभी देखते हैं कैसे। क्या कुछ और मदद चाहिए? और मदद कर रहा हूं। mg कहां लगेगा? नीचे। क्या mg को इधर दिखाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमने अपनी एफबीडी की लाइनें बदल रखी हैं। तो mg को हम किस में दिखाने वाले हैं? कंपोनेंट्स में। देखो ये एंगल हम थीटा शो कर सकते हैं, ये वाला थीटा शो कर सकते हैं। तो कौन साइन में आएगा, कौन कॉस में आएगा? एंगल से लगा हुआ किस में आएगा? कॉस में। दूर वाला किस में आएगा? साइन में। और कौन सा फोर्स है इसके अलावा, mg के अलावा और कौन? mg का तो हमने दो लगा दिए। टेंशन, टेंशन कहां की तरफ आएगा? क्या जिस तरफ mg cos थीटा है उसी तरफ t भी आएगा। और कोई फोर्स है क्या? नहीं है। अभी क्या साफ साफ दिख रहा है यार कि ये दोनों फोर्स सेंटीपिटल दे रहे हैं और ये वाला फोर्स टेंजेंशियल दे रहा है। तो क्या अब हम दो लाइनों में दो इक्वेशन बना सकते हैं? कौन कौन सी दो लाइनें? अलोंग द रेडियल लाइन और परपेंडिकुलर टू रेडियल लाइन, या अलोंग द टेंजेंट। अलोंग द टेंजेंट। रेडियल लाइन और टेंजेंशियल लाइन के अलोंग हमें दो इक्वेशन लिखना है। बता यार, अलोंग द रेडियल लाइन इक्वेशन क्या बन गई? इस लाइन के अलोंग क्या बन गई? t प्लस इज इक्वल टू क्या? MAC। तो t बराबर क्या आ जाएगा? AC की जगह v स्क्वायर बाई आर माइनस क्या? mg cos थीटा। क्या दिख रहा है भाई? ये दोनों इसके बराबर थे, a की जगह मैंने v स्क्वायर बाई आर लिख दिया है, तो t का आंसर आ गया। अलोंग द टेंजेंट इक्वेशन क्या बनेगी? इस लाइन के लॉन्ग इक्वेशन बनेगी mg sin थीटा बराबर ma टेंजेंशियल। तो ये टेंजेंशियल क्या आएगा? g sin थीटा। क्या दोनों बातें क्लियर है? टेंशन आ गया, ये टेंजेंशियल। अच्छा, क्या ये डिस्कशन जो मैंने अभी अभी किया है ये ज्यादा जनरल डिस्कशन किया है? अगर मैं इस डिस्कशन में थीटा 0 ले लूं तो बताओ ये कौन सा डिस्कशन हो गया? अगर मैं थीटा 0 ले लूं
तो ये वाला डिस्कशन हो गया। नहीं, cos 0 1 आ जाएगा, टेंशन मैच करने लगेगा, और थीटा 0 लोगे तो ये टेंजेंशियल 0 आ जाएगा। नहीं, अगर मैं इसी डिस्कशन में थीटा 90 ले लूं तो कौन सा डिस्कशन आ जाएगा? ये वाला डिस्कशन आ जाएगा। देखो यहां से 90 डिग्री। नहीं, तो उस केस में t का आंसर mv² r आ जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, और ए टेंजेंशियल का आंसर g आ जाएगा। क्या सब एक्सप्लेन हो रहा है? इसी थीटा में अगर मैं 180 डिग्री ले लूं तो सबसे बॉटम वाला भी डिस्कशन आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा जनरल डिस्कशन ये है। अब यार शायद किसी को, मुझे लगता है जनरल याद रखने की जरूरत है। क्या इससे पहले वाले डिस्कशन निकालना, बेसिक से निकालना मुश्किल काम है क्या? तो यार जनरल फॉर्मूले उनमें याद रखना चाहिए जिनमें बेसिक से अप्रोच करना बड़ा काम होता है। क्या यहां ये काम करना बड़ा लगा क्या तुम्हें? ये काम करना बड़ा लगा क्या? तो मैं इस फॉर्मूले को अब ज्यादा भाव नहीं दे रहा हूं। भाव कब देंगे? जब स्टेप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। और अगर किसी को लगता है कि नहीं सर इससे सब कुछ निकल रहा है तो हम रट सकते हैं, तो अच्छी बात है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। मैं दोनों रास्ते तुम्हें दिखा देता हूं, सब कोई अपनी स्किल के आधार पर अपना रास्ता चुने। तुमने क्या सोचा है? याद रखना है। कितने लोगों ने सोचा है कि इसको रटना ठीक रहेगा? कितने लोगों ने सोचा है कि ये कर ले जाएंगे? कर ले जाएंगे। मैं इसलिए पता करता रहता हूं कि तुम लोगों का माइंडसेट मैं धीरे धीरे रीड कर रहा हूं बहुत दिनों से, 4 साल हो गए रीड करते करते। फिर भी एक आध बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर हम रट लेंगे। एक आध बच्चे मिलते हैं, और दोनों ही तरीके काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो तरीका खराब है। अच्छे अच्छे बच्चे कई बार इस तरह की बातें करते हैं, तब मुझे समझ में आता है कि बच्चों के रटने का कैलिबर कितना जबरदस्त है। तो मैं बड़ा उस समय सरप्राइज हो जाता हूँ, अच्छा तुम रट सकते हो। और उसको रटे होते थे। एक बच्चा था पिछले साल, उसको लगभग हर फॉर्मूला रटा होता था, वजह पता हो चाहे ना पता हो, हर फॉर्मूला उसको रटा होता था। ऐसे रेयर फॉर्मूले जो शायद पूरे 30 साल के इतिहास में कभी उस पर क्वेश्चन ना आया हो, वो भी उसको रटे रहते थे। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट सीरीज देता था, वहां उस फॉर्मूला काम आता था। दुनिया भर की टेस्ट सीरीज ऐसा होता था, और उसका सिलेक्शन हो गया था। और ऐसे भी बच्चे थे जो समझ के करते थे, उनके भी सिलेक्शन हुए थे। तो मुझे ये भी, लेकिन हाँ ये है कि जो समझ के करते थे उनके, और वो अक्सर टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा स्कोर करता था, मतलब 672 680 ऐसे ऐसे तक स्कोर कर चुका था। और फाइनल मार्क्स पता है कितने आए? 615। और जिन बच्चों के हमेशा 596 590 ऐसे नंबर आते थे, वो 625 तक पा गए थे। बस वो अप्रोच का अंतर था। मैंने देखा यार जो बेसिक से अप्लाई करना जानता है वो ज्यादा अच्छा करते हैं हमेशा। मतलब टेस्ट सीरीज में वो नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन नीट में नंबर स्कोर कर लिए। और कुछ बच्चे तो ऐसे थे बहुत मेहनती, जो 550 करते थे, 550 करे पूरे साल 550, उन्होंने 600 का मुंह नहीं देखा टेस्ट सीरीज में, और एट द एंड उन्होंने 605 नंबर ला दिए, सिलेक्ट हो गए। तो इस कंपटीशन में क्या है ना, मेहनत बहुत मैटर करती है। तो मेहनत मतलब तुम रट के मेहनत कर रहे हो तो भी काम किए, तुम अगर समझ के मेहनत कर रहे हो तो भी काम किए। मेहनत है तो काम किए। ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि हमारा रास्ता रटने वाला था, हम कई चीजों के सीधे सीधे फॉर्मूले रट लेते थे और अप्लाई करने को हमें रास्ता पता था। एक बात और है कि फॉर्मूले रटने के साथ जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जिसको ये समझ में आता है कि हम अप्लाई कब और कैसे कर सकते हैं, वो उन फॉर्मूलों के साथ, मतलब हर एक के लिए तलवारबाजी नहीं है। जो तलवारबाजी अच्छी जानता है वो तलवार से खेले, जो बंदूक चलाना अच्छी जानता है वो बंदूक चलाए, मतलब ये है। तो अपना चुन लो यार, तुम्हें क्या चलाना है। चाकू चलाना आता है, चाकू चलाओ, लेकिन इसका बिल्कुल लेना देना मार धाड़ से नहीं है। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो पता चले ये क्लिप वायरल हो जाए और फिर कहे क्या सिखाते हैं ये अपने क्लास में, नेगेटिव एस्पेक्ट ले लिया जाए उसका। अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उनको मैंने सेंट्रीपिटल कॉन्सेप्ट से कराया है। यहां पे मैंने एफ नेट बराबर एम ए लगाया है, और ए क्या होता था, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, है ना।
और ma को नाम हम अक्सर सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं, बट ma इज नॉट अ फोर्स, ये बात मैं क्लियर कर चुका हूं। अगला नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये नाम मैं थोड़ा देर बाद ही लेना पसंद करता हूं, तब जब तक हम सेंट्रीपिटल के कुछ क्वेश्चन कर ना लें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is experienced in frame of reference attached to a body moving in circle। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब एक्सपीरियंस किया जाता है जब हम किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हों जो सर्कुलर मोशन कर रहा हो। कभी अगर बचपन में तुम लोग ऐसे झूले में बैठे हो जो सर्कुलेट करता है, नहीं वो घोड़े वाले और कार वाले झूले होते हैं जिसमें ऐसा सर्कुलर मोशन होता है ना, या कभी बचपन में तुम्हें ऐसे हाथ पकड़ के चाचा जी मामा जी ने ऐसे पकड़ के तुम्हें ऐसे सर्कुलर मोशन कराया हो, है ना। अक्सर जब पेरेंट्स सामने नहीं होते हैं तो चाचा मामा लोग इस तरह के खिलवाड़ करते हैं बच्चों के साथ इस तरह से। तो तुम्हें क्या लगता है अगर हाथ छूटेगा तो तुम्हें कहां की तरफ गिरने का आभास होता है? कहां की तरफ? बाहर की तरफ। यस, सबने ये महसूस किया होगा कि जब सर्कुलर मोशन ऐसे चल रहा होता है तो मन में एक ही ख्याल होता है हाथ ना छूट जाए, छूट जाएगा तो हम बाहर गिरेंगे। बट हकीकत क्या है कि तुम बाहर गिरोगे या टेंजेंशियली गिरोगे, ये बात में अंतर है। हमें उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टेंजेंशियल महसूस नहीं होता है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें लगता है हम बाहर गिरेंगे, लेकिन जब सही में गिरोगे और जमीन से कोई देख रहा हो तो तुम बाहर नहीं गिरोगे, कहां गिरोगे? टेंजेंशियल। तो उस फ्रेम में ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है उस फ्रेम में? हाँ, हम खुद उस फ्रेम में बैठे हुए हैं और आंखें बंद कर चुके हैं। उस समय हम एक पल के लिए मोशन वोशन सब भूल जाते हैं, बस एक ही चीज महसूस होती है, ये हाथ छूटा तो हम बाहर गिरेंगे। बेसिकली हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे होते हैं। मान लिया ये हम है, ये हम है। अब यार कुछ पकड़ के घुमाया जा रहा है, अब पूरी बॉडी नहीं बना सकता मैं, ऐसे सर्कुलर मोशन कराया जा रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, हो सकता है पैर पकड़ के घुमाया जा रहा। तो बता यार, तुम अपने आप को अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में महसूस कर रहे हो, तो क्या बताओ ये एक एक्सेलेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नहीं है? तुम्हें याद है यार, एक गाड़ी जब एक एक्सेलेरेशन चलती है तो हर m मास की चीज पे उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ma का स्यूडो फोर्स लगाया जाता है। याद है यार, स्यूडो फोर्स क्या होता था? स्यूडो फोर्स हमेशा एक्सेलेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में महसूस किया जाता था। तो क्या ये भी तो एक एक्सेलेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? तो स्यूडो फोर्स कहां की तरफ महसूस होता था? अपोजिट। तो इसको कहां महसूस होगा? बाहर की तरफ। ये एक रियल फोर्स नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। स्यूडो फोर्स रियलिटी नहीं होता है, ये चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो यार इट इज अ काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स। इसी स्यूडो फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। नहीं, मुझे बताओ अगर हम इसका डिस्कशन इसी के फ्रेम में करें तो इसकी एफबीडी कैसे बनाएंगे? चलो यार मैं फिर से इसकी एफबीडी बना रहा हूं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पार्टिकल, ये एम मास एम विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, इसकी एफबीडी इसी के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं। इसी से पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? तो क्या कहेगा? ये कहेगा देखो ऐसा है कि इसने मुझे अंदर की तरफ फोर्स दे रखा है ना। मैं पूछूंगा क्यों दे रखा है? तो कहेगा मुझे बाहर की तरफ फोर्स महसूस हो रहा है। कितना महसूस हो रहा है? तो कहेगा मुझे m इंटू AC का फोर्स महसूस हो रहा है। और एक और बात साथ साथ कहेगा मैं रेस्ट पे हूं। क्या कहेगा? मैं रेस्ट पे हूं। क्योंकि अपने रिस्पेक्ट में हर कोई अपने आप को रेस्ट में महसूस करता है, और ये तो आंखें बंद कर चुका है डर के मारे। तो ये क्या कहेगा? मैं रुका हूं और मुझे क्या बताओ अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाना चाहिए या सेकेंड लॉ लगाना चाहिए? भाई जब एक्सीलरेशन जीरो होता है तो बस हम कहते हैं कि दोनों फोर्स बैलेंस होंगे, और इसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोला जाता है। क्या T बराबर क्या होगा? m इंटू AC, और AC क्या होता है भाई? v स्क्वायर बाई r। तो टेंशन का आंसर क्या आ गया? mv स्क्वायर बाई। तो ये आंसर तो पहले भी हम लाते थे,
बट पहले और अब में एक अंतर आ चुका है। बताओ, अच्छा अगर मैं किसी सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी का डिस्कशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाता था तो उसको रेस्ट पे बोलता था क्या? उसमें मैं सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन दिखाता था कि नहीं, और टेंशन अंदर दिखाता था, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं दिखाता था। वहां मैंने 2 फोर्स दिखाए, यहां मैं 1 फोर्स दिखाता था। अंतर है कि नहीं है? यहां हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते थे, वहां क्या लगाया है? एफ नेट बराबर एम ए। तो यार ऐसा है कि जब तुम ये डिस्कशन कर रहे होगे तो इस फीलिंग को किनारे करना पड़ेगा, और जब तुम ये डिस्कशन कर रहे होगे तो यानी सेंटीपिटल कॉन्सेप्ट में सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन देखा जाता है, स्यूडो फोर्स महसूस नहीं किया जाता। और सेंटीफ्यूगल कॉन्सेप्ट में सेंटीफ्यूगल फोर्स महसूस किया जाता है, एक्सेलेरेशन नहीं देखा जाता है। क्या दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं यार? ये नया कॉन्सेप्ट है, सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट है, जिसमें सेंटीफ्यूगल फोर्स इन्वॉल्व किया जाता है, और ये सेंटीपिटल कॉन्सेप्ट है जिसमें सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन दिखाया जाता है। दोनों में अंतर है यार। सेंटीफ्यूगल फोर्स सही में एक फोर्स हम मान लेते हैं, हालांकि वो भी रियल फोर्स नहीं है, लेकिन सेंटीपिटल फोर्स तो कोई चीज ही नहीं होती है। नहीं, यहां हम एक्सेलेरेशन दिखा रहे हैं तो लिखते हैं t - 0 इक्वल टू m इंटू ए सेंटीमीटर, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, और यहां क्या करते हैं? फर्स्ट लॉ लगाते हैं। इत्तेफाक से नहीं, प्लान के तहत अगर हम इस मेथड से आंसर निकालेंगे टी का तो भी वही आएगा, इस मेथड से निकालेंगे तो जब आंसर दोनों से सेम आ रहा है तो क्या ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है तुम्हें? पुराना मेथड जो अब तक कर रहे थे, या नया वाला जो तुमने बचपन में महसूस किया है? क्या ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है, पुराना या नया? क्योंकि पुराना अभी पुराना यूज करके 4 ठो क्वेश्चन कर चुके हैं, तो पुराना इसलिए कन्विंसिंग लग रहा है। मगर उसका क्या जो हम बचपन से महसूस करते आए हैं? जब हम सर्कुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं तो हमें सेंटीफ्यूगल महसूस नहीं होता है, वो ज्यादा रियलिस्टिक लगता है भाई। तो अब आगे की कहानी एक्चुअली हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। आगे की कहानी इस तरीके से भी, क्या दोनों से आंसर सेम ही आ रहे हैं, बट ज्यादा कन्विंसिंग यही लगता है। ठीक है, तो हम लोग यही करेंगे, अब आगे से यही करेंगे। लेकिन हाँ, कोई तुमसे कल को पूछ ले कि बताओ सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन है कि नहीं है, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा है। तो फिर यहां 0 क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि हम उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हैं, है ना, और उसके एवज में हमने क्या दिखा दिया है? सेंटीफ्यूगल फोर्स, इसलिए हम अब एक्सेलेरेशन 0 दिखा रहे हैं। बट ये सच्चाई नहीं है, ये तो उसकी सच्चाई है जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है। क्या हम एक समय पे दोनों बातें कर सकते हैं, सेंटीपिटल सेंटीफ्यूगल की? नहीं कर सकते। जब हम सेंटीफ्यूगल लगा देते हैं तो एक्सेलेरेशन 0 दिखाना पड़ता है नहीं, और जब सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन दिखाते हैं तो सेंटीफ्यूगल हटाना पड़ता है। अंतर समझ पा रहे हैं? सेंटीपिटल अलग कॉन्सेप्ट है, सेंटीफ्यूगल अलग कॉन्सेप्ट है, मगर दोनों कॉन्सेप्ट लगा के हम आंसर ला सकते हैं। ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किया जाता है? उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के। और ये किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किया जाता है, और ये किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है? विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। अंतर समझ रहे हैं? क्लियर कट। और दोनों ही तरीके काम करते हैं, आंसर निकालने के लिए दोनों ही तरीके काम करते हैं। फैन धीमा कर दो यार, तो मौसम बदल रहा है ना, तो समय के साथ हाँ बंद भी कर सकते हैं अगर जनता को कोई आपत्ति ना हो। आवाज दब जाती है यार, अच्छी खासी बुलंद आवाज है, फैन के सामने लगता है आवाज ही खराब है। छोटा सा कमरा है, उस पर भी नहीं आवाज आ पा रही। तो यार अब नए कॉन्सेप्ट से भी हम पुरानी चीजें कर सकते हैं। देखो, नए कॉन्सेप्ट से मैं पुरानी चीजें करके दिखाऊं। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बॉटम मोस्ट वी स्पीड, टॉप मोस्ट वी स्पीड, ये करके दिखाया था यार। फिर और भी बहुत कुछ दिखाया था। बता, अब अगर नए कॉन्सेप्ट से हम इसकी एबीडी बनाए तो क्या दिखाएंगे? टेंशन अंदर और mv²/r कहां तक की तरफ होता है? हमेशा सेंटीफ्यूगल हमेशा कहां होता है? ये फोर्स कहां की तरफ लगता है? अवे
फ्रॉम सेंटर और अलोंग द रेडियल लाइन। किस लाइन के अलोंग होता है? रेडियस वाली लाइन के अलोंग। हमेशा सेंट्रीफ्यूगल कहां दिखाया जाता है ना? अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मुझे बताओ, सेंटर इधर है तो सेंट्रीफ्यूगल कहां लगेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर? नहीं। इसके अलावा mg भी नीचे है, तो टेंशन का आंसर क्या आएगा? क्या यही आंसर पहले भी आया था? बट ये ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा होगा। क्या लग रहा है? पहले वाला ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा था। थोड़ी देर में तुम्हें यही लगने लगेगा। अगर अभी भी तुम बच पाती हो तो अलग बात है। मुझे बताओ, यहां पे mg नीचे है, टेंशन नीचे है, और क्या है? सेंट्रीफ्यूगल कहां है? ऊपर है। तो बस तुम्हें फर्स्ट लॉ लगा देना, T प्लस mg बराबर क्या? mv स्क्वायर बाई आर। तो T बराबर क्या आ जाएगा? mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg। क्या आंसर सेम ही आ रहा है, अलग आ रहा है? तो नया मेथड है ना, बाई न्यू मेथड। पुरानी चीजें न्यू मेथड से हम कर रहे हैं। तो ठीक है यार, इतने से समझ में आ रहा है कि सब कुछ हो जाएगा। कि और करके दिखाएं? और समझ में आ गया है? मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, कहो तो तीसरा चौथा और करा दें। हॉरिजॉन्टल पोजीशन बताओ। अच्छा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में T अंदर, mg नीचे और सेंट्रीफ्यूगल कहां? बाहर। तो T का आंसर क्या आ जाएगा? mv स्क्वायर बाई आर। रही बात mg की, तो ये क्या असर कर रहा है? इसके लिए जमीन में उतरना ही पड़ेगा। वो ए टेंजेंशियल देगा। चलो वो नहीं पूछा है, वो फैशन में चल भी नहीं रहा। क्या T का आंसर निकाल लिया है? मेरे ख्याल से इतनी देर में बात समझ में आ गई होगी कि सेंट्रीफ्यूगल से भी वही काम किया जा सकता था जो पहले सेंटीपिटल कॉन्सेप्ट से कर रहे थे। एक पार्टिकल इस तरह से धागे को लटका के ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिकल पेंडुलम। एक होता था सिंपल पेंडुलम, जो ऐसे आगे पीछे झुलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। और इसको क्या बोलते हैं? कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में छत से एक धागे को बांध दिया जाता है और m मास के बॉब को इस तरह से सर्कुलर मोशन कराया जाता है। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और उसी के नीचे कहीं इसके सर्कुलर मोशन का सेंटर होगा। अच्छा बताओ, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है या वर्टिकल सर्किल है? ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल सर्किल है। ऐसे जमीन पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका सेंटर भी यहां कहीं होगा। ठीक है, तो झूलते झूलते अच्छा ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो जब ये घूमते घूमते यहां आया v स्पीड से, तब मैंने इस जगह पर फोटो खींच लिया है, इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर। क्लियर है? ये उसी जगह का फोटो है और इस जगह पर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, इस m मास को झूलते समय हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, बताओ इसमें कौन कौन से फोर्सेस हैं इस वक्त? mg नीचे है और टेंशन ऐसे तिरछा लगेगा। कितने एंगल पे? तो तुम शो कर सकते हो, ये एंगल भी थीटा होगा, अगर मैंने यहां थीटा दिखाया है। ठीक है, और कोई फोर्स है? यस, अगर हम ये फ्री बॉडी डायग्राम इसी के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं
इटसेल्फ, तो हमें एक और फोर्स दिखाना चाहिए, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल कहाँ दिखाएं? अगर सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा है तो सेंटर वाली लाइन में अभी कितना दिखाना चाहिए? mv²/r। अभी क्या करने का मन कर रहा है? क्या t के कंपोनेंट कर देते हैं? ऊपर वाला आएगा t cos थीटा, इधर वाला क्या आएगा? t sin थीटा। तो देखो यार, वर्टिकल लाइन में कोई एक्सेलेरेशन आने का चांस ही नहीं है, तो t cos थीटा किसके बराबर आएगा? mg के, और t sin थीटा किसके बराबर आएगा? mv²/r के। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, मैं फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड कर रहा हूं, तो एक आंसर आएगा क्या आ गया है? tan थीटा बराबर क्या? v²/rg। देखो यार, ये फॉर्मूला काफी फेमस है और 2-3 जगह आने वाला है, तो फॉर्मूला तो रट ही जाना चाहिए। ये स्टेप से अगर बचना चाहते हो तो फॉर्मूला रटा होना चाहिए, बट क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इतने अच्छे तरीके से पूछा जाए जैसे मैंने दिया है। क्या मैंने यहाँ पे रेडियस r तुम्हें दे दी है तब ये फॉर्मूला आया कि नहीं? क्या जरूरी है कि हमेशा r दिया जाए? कई बार धागे की लंबाई दी जाती है, तो r और लंबाई कैसे रिलेटेड है? बिल्कुल, l का साइन थीटा किसके बराबर है? r के। ये छोटे मोटे चेंजेस कभी भी क्वेश्चन में करना पड़ सकते हैं, तो फॉर्मूला रटो तो थोड़े बहुत चेंजेस करना भी आना चाहिए, वरना सब कुछ बेसिक से करो, तो ही तरीका है यार। तो जब भी यार रेडियस ना दिया जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? l साइन थीटा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है यार? हो सकता है थीटा दिया हो तो v पूछा जाए, नहीं, या v दिया हो तो थीटा पूछा जाए, या सब कुछ दिया हो तो रेडियस पूछा जाए, ये भी हो सकता है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम इस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे। क्लियर है भाई लोग? एक जगह तो मुझे दिखा था ये सस्पेंशन पॉइंट से हाइट दिया था, तो क्या हाइट, रेडियस और एल ये भी तो आपस में रिलेटेड है? क्या है? बिल्कुल, एल कॉस थीटा किसके बराबर होगा? एच के बराबर होगा, और h² + r² किसके बराबर होगा? अब देखो यार, इनका यूज कभी भी करना पड़ सकता है, ये ऑन द स्पॉट देखेंगे कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, उस आधार पे हम छोटे मोटे चेंजेस कर लेंगे। ये क्या है? ये एक कोन है, इस कोन के किनारे पे हमने एक ब्लॉक अगर ऐसे रख दिया है, स्मूथ कोन है, तो क्या लगता है ये ब्लॉक यहां रुका रह सकता है? किसी हाल में नहीं। क्या होगा इसका भविष्य क्या है? हाँ, स्लाइड कर जाएगा। तो अब क्या है, ब्लॉक को कोन के साथ साथ किसी ओमेगा के एंगुलर स्पीड से घुमा दिया गया है। ब्लॉक भी घूम रहा है, कोन भी घूम रही है। क्या ये ब्लॉक भी ऐसे किसी सर्किल में घूम रहा होगा? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो r रेडियस है, घूम रहा होगा। क्या घूमते समय अब ये संभावना है कि ये ब्लॉक कोन के रिस्पेक्ट में रुका रहे? हाँ, ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कोन, कोन के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट पे है, यानी यार कोन के साथ साथ ये ब्लॉक घूम रहा है और रुका है नहीं। तो अब यार इस ब्लॉक का डिस्कशन, वैसे तो ये रुका है तो इसका डिस्कशन हम हॉरिजॉन्टल एफबीडी बना के भी कर सकते हैं,
और तिरछी एफबीडी बना के भी कर सकते हैं। तो कैसी बनाएं? इंक्लाइंड टाइप का ट्रैक है तो हम तिरछी भी बना सकते हैं और सीधी एफबीडी से भी आंसर निकलेगा। मुझे यहाँ पे सीधी बनाना ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। कारण है कि बता इसमें एमजी कहां लग रहा है? नीचे। और सेंट्रीफ्यूगल कहां लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगेगा, नहीं लगेगा भाई। सेंट्रीफ्यूगल हमेशा सेंटर वाली लाइन में। अभी लगता है दो दो फोर्स अगर इस लाइन में है तो इसको, और रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब ना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिखाना ना वर्टिकल, तो हम सीधी ही एफबीडी बना लेते हैं। नहीं, इसके अलावा बता और कौन सा फोर्स लगेगा? इसके अलावा क्या इस पे नॉर्मल एक्शन लगेगा ट्रैक से? अल्फा को मैं बोल रहा हूं सेमी वर्टिकल एंगल। इस सेमी वर्टिकल एंगल क्या है? इस कोण का आधा एंगल है, वर्टिकल से आधा एंगल। ये अक्सर अल्फा दिया जाता है। मैं ये शो कर सकता हूं कि ये एंगल देखो जरा, ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा? जस्ट अ मिनट, ये कितना होगा? ये होगा यार, ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। तो ये कितना आएगा? अल्फा। तुम ये शो कर सकते हो कि एन का ये एंगल कितना आएगा? अल्फा आएगा। दिख रहा है भाई? तो बता इसके अलावा भी कोई फोर्स है क्या? हाँ, अब हमें एन के कंपोनेंट कर देना चाहिए, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्कशन करना है, तो एन के कंपोनेंट कर देना चाहिए। करो। एन का इधर वाला कंपोनेंट आएगा एन कॉस अल्फा, इधर वाला आएगा एन साइन अल्फा। एन साइन अल्फा किसके बराबर है? mg के बराबर है। और एन कॉस अल्फा किसके बराबर है? mv स्क्वायर बाई आर के बराबर है। क्या इसकी मदद से हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं एटलीस्ट? टेन अल्फा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी। ये उल्टा आ गया है। पता है उल्टा क्यों आया है? क्योंकि ये एंगल जमीन से नहीं दिया है। अगर ये जमीन से एंगल दिया होता तो ये सीधा आता। खैर, अब यहां भी क्या है कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में रेडियस दिया जाए, बल्कि रेडियस कभी दिया ही नहीं जाता है। अक्सर ये ऊंचाई दी जाती है h, है ना? तो बता ऊंचाई दिया है और रेडियस निकालना है, क्या लगाओगे? देखो ऊंचाई दिया है, रेडियस निकालना है, तो हम लगा सकते हैं टेन अल्फा बराबर क्या? r बाई एच। तो r बराबर क्या होगा? h टेन अल्फा। r बराबर कितना होगा? h टेन अल्फा। खैर, ये चेंजेस मैं यहां कर सकता हूं। r को अगर मैं h टेन अल्फा लाऊंगा तो एक नया रिलेशन आ जाएगा, वो अल्फा गायब हो जाएगा। खैर, तो अलग से मैं बता देता हूं यार, ये फॉर्मूला ना याद वही रहेंगे, या याद नहीं रहेंगे तो बेसिक से करेंगे। यार एक चीज मिसिंग है यहां पे, मुझे बता यार, मैं इसमें v सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर होता था। क्यों? क्योंकि AC v स्क्वायर बाई आर होता था। क्या AC को हम r ओमेगा स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं? नहीं, अरे ए सेंटीमीटर को हम दो तरीके से लिखते थे ना, v स्क्वायर बाई आर या r ओमेगा स्क्वायर। तो इस बार क्योंकि ओमेगा पे कुछ क्वेश्चन है, तो मैं यार यहाँ पे mv स्क्वायर बाई आर की जगह क्या लिखने वाला हूं? mr ओमेगा स्क्वायर। ये फैशन चल रहा है ओमेगा में लिखने का, mr ओमेगा स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में जरा देखें, टेन अल्फा बराबर क्या आया था? g अपॉन r ओमेगा स्क्वायर। मैं यहाँ पे ओमेगा का आंसर लिख रहा हूं। ओमेगा का आंसर, ये फैशन में चल रहा है, ओमेगा स्क्वायर का आंसर आएगा g बाई आर टेन अल्फा।
तो ओमेगा का आंसर आएगा अंडर रूट जी बाई आर। क्या 1/10 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फा। ये इस लुक में फैशन चल रहा है यार क्वेश्चन याद रखने का, अभी याद रख पाओ तो ठीक है। जी बाई आर कॉट अल्फा, और अगर आर की जगह एच अपीयर कराना चाहे तो अपीयर करा सकते हैं वहां से। कोई कार जब सर्कुलर मोशन करती है जमीन पे, तो सेंटर की तरफ फोर्स कौन देता है, फ्रिक्शन देता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या कार सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगी, वो स्लिप करने लगेगी, वो सीधी लाइन में चलने का प्रयास करेगी। सोचा यार कि कार लेके हीरो निकला और विलन ने जो है उसमें मोबिल डाल दिया रोड पे, या ग्रीस डाल दी, कुछ भी स्मूथ करने वाली चीज डाल दी, तो क्या ये हीरो सर्कुलर मोशन में चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। क्यों, फ्रिक्शन ही नहीं मिलेगा। तो वो कैसा चलेगा, वो कोशिश तो करेगा मगर कार हमेशा सीधी जाएगी। क्या जनता समझ पा रही है। तो ऐसे विलेन से बचने के लिए हम चाहेंगे कि कार बिना फ्रिक्शन के सर्कुलर मोशन करे। तो कैसे करे, बिना सर्कुलर मोशन के, बिना फ्रिक्शन के क्या सर्कुलर मोशन संभव है किसी सर्कुलर ट्रैक पे। तो यार पहली बात तो यह है कि सर्कुलर ट्रैक में चल ही क्यों रहा है अपना हीरो, ये भी एक क्वेश्चन है। तो यार कई बार ऐसा होता है कि बड़ा सा हाईवे है और धीरे धीरे उसको टर्न किया जाता है, शार्प टर्न के बजाय उसको धीरे धीरे टर्न किया जाता है। तो पूरा सर्किल तो नहीं, लेकिन एक आर्क ऑफ द सर्किल जरूर बन जाता है। तो हीरो उस आर्क पे चल रहा है ना, सर्किल पे चल के क्या करेगा। तो बता रहा अगर आर्क में चल रहा है तो फ्रिक्शन की जरूरत वहां भी पड़ेगी। फ्रिक्शन से बचना है तो उसका एक तरीका है, बिना फ्रिक्शन के भी सर्कुलर मोशन कराया जा सकता है अगर हम रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, कुछ इस तरीके से। ये देख रही है जनता कि अगर हम रोड को कुछ इस तरीके से टिल्ट कर दें, तुम देख रहे हो सच दैट कि इनर रोड और आउटर रोड में एक लेवल का अंतर है नहीं। तो अब पता है इसको सेंटर की तरफ फोर्स कौन दे रहा है, नॉर्मल का कंपोनेंट, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल का कंपोनेंट। इसका सेंटर बीच में कहीं होगा इधर, तो नॉर्मल का कंपोनेंट सेंटर की तरफ फोर्स देगा। यानी क्या ये बिना फ्रिक्शन के भी नॉर्मल एक्शन को यूज करके सर्कुलर मोशन कर सकता है कि नहीं। बात क्लियर है। अगर वहां क्लियर नहीं हुई है तो मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक और है। ये अपना सर्कुलर ट्रैक है और ये हीरो की कार है। कार थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लग रही बट उसको रियल मानना है। तो ये मेरी थिकनेस ऑफ द रोड है, विड्थ ऑफ द रोड है। जमीन का लेवल ऐसे हुआ करता था, रोड को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया है। ये आउटर रोड है, ये इनर रोड है, और ये हमारी कार है। ये कार का फ्रंट है भाई, बहुत क्लियर कट रहना यार, नहीं तो कुछ अलग ख्याल आया किसी के मन में। चलो ख्याल ना है इसलिए मैं स्टीयरिंग बना देता हूँ और वो क्रेटा वाली ग्रिल बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे सर्कुलर मोशन है सच दैट कि सेंटर इधर है।
इस रोड पे ऐसे सर्कुलर मोशन है, क्या इमेजिन कर पा रहे हो यार? इसके बाद भी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। तो भी यार कार 20 स्पीड से रोड पे आगे आ रही है, वो स्पीड मैं यहाँ कैसे दिखाऊं? तो मान लो कि हाँ स्पीड है, ठीक है। मतलब इस कार में नॉर्मल एक्शन ऐसे लगेगा, mg ऐसे लगेगा, तो मैं क्या कह सकता हूं? नॉर्मल एक्शन का कंपोनेंट सेंटीपिटल प्रोवाइड करेगा। नहीं, तुम्हारे पास दो तरीके, तुम सेंटीपिटल से क्वेश्चन को करना चाहते हो या सेंट्रीफ्यूगल से करना चाहते हो। किससे करना चाहते हो? फ्यूगल से। फ्यूगल ज्यादा भाव देता है, क्योंकि जब भी हम कार पे सर्कुलर टर्न लेते हैं तो हमें सेंटर से अवे गिरने का आभास होता है कि नहीं होता है? तो हमें हो रहा है तो कार को भी लगता होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो सेंट्रीफ्यूगल कहां लगेगा? अगर सेंटर उधर है तो सेंट्रीफ्यूगल कहां लगेगा? अवे। सेंटर से ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ऐसे लगेगा। क्या जनता समझ पा रही है? इस रोड का सेंटर उधर कहीं है, सर्कुलर ट्रैक का, सेंट्रीफ्यूगल इस लाइन में हॉरिजॉन्टल लगेगा भाई, ये क्लियर कर ले यार। सर्किल का सेंटर ये ऐसे सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो उसका सेंटर उसी प्लेन में होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल कहां लगेगा? बाहर। और ये नॉर्मल एक्शन सेंट्रीफ्यूगल के कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। अगर तुम सेंटीपिटल से कह रहे थे तो कहते कि नॉर्मल एक्शन का कंपोनेंट सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। दोनों एक ही बातें हैं। तो हम इसकी बीडी अब ऐसी बना देते हैं यार, mg नीचे, सेंट्रीफ्यूगल बाहर, और नॉर्मल ऐसे था उसके कंपोनेंट कर लेते हैं। तुम शो कर चुके हो कई बार कि ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है। तो ऊपर वाला क्या आएगा? कॉस थीटा, इधर वाला क्या आएगा? साइन थीटा। तो क्या एक इक्वेशन बनेगी? n साइन थीटा बराबर क्या? mv स्क्वायर बाई r, और एक बनेगा n कॉस थीटा बराबर mg। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड करने वाला हूं तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा? v स्क्वायर बाई आर जी। तो भी क्या है, यहां दो आंसर हैं। अगर तुम किसी खास स्पीड के लिए रोड डिजाइन कर रहे हो v के लिए, तो एंगल पूछा जा सकता है, v गिवन होगा कि इतनी स्पीड के लिए रोड डिजाइन करना है, या एंगल दिया है तो पूछा जाएगा किस स्पीड के लिए रोड डिजाइन किया गया है। तो अगर v पूछा गया है तो फॉर्मूला बनेगा आर जी टेन थीटा का अंडर रूट, और अगर टेन थीटा पूछा है तो कोई एक फॉर्मूला जो तुम्हें कन्विंसिंग लग रहा हो वो याद रख लो, दूसरा अपने आप निकल आएगा। ये एंगल कौन सा एंगल है? ये एंगल रोड की बैंकिंग का एंगल है, रोड का इंक्लिनेशन का एंगल है। और ये एंगल क्यों दिया गया है? सच दैट की सर्कुलर मोशन विदाउट यूजिंग फ्रिक्शन हो। नहीं, ये रोड किसी खास स्पीड से चलाओगे तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जिस स्पीड से हम चला रहे हैं, मान लिया ये रोड किसी खास एंगल के पर किसी खास स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। अगर हम एंगल रख दें, रेडियस रख दें, तो क्या पता चल जाएगा कि ये रोड किस स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है? नहीं, मान लिया वो स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रही, तो हमें 80 से चलाना चाहिए तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं। लेकिन अगर 80 से ज्यादा चलाएंगे तो लगेगा, 80 से ज्यादा लगाएंगे तो लगेगा, और उस केस में ये फ्रिक्शन अप टू द प्लेन लगेगा। और 80 से कम चलाएंगे तो भी फ्रिक्शन लगेगा, तब क्या लगेगा? डाउन टू द रोड। ये बात समझ लें कि फ्रिक्शन इस स्पीड के लिए नहीं लगेगा, जिस स्पीड के लिए हमने रोड डिजाइन किया है उस स्पीड से चलाओगे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। उससे ज्यादा करोगे तो लगेगा, लेकिन हां, उससे ज्यादा लगोगे तो थोड़ा ही बहुत लगेगा। अगर ये फ्लैट रोड होता तो हर हाल में फ्रिक्शन लगता, तो कुछ तो बचत है ही है। क्या जनता समझ पा रही है?
if v is greater than root rg tan theta, friction will act down to the track, है ना, डाउन टू द विड्थ ऑफ ट्रैक। यार ये बात समझने की जरूरत है कि सेंट्रीफ्यूगल बढ़ेगा तो क्या वो कार को इधर खिसकाने का प्रयास करेगा? तो फ्रिक्शन रोड के अलोंग ही लग सकता है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? अंदर लगेगा। और अगर सेंट्रीफ्यूगल कम होगा, v लेस देन अंडर रूट आरजी टेन थीटा है, तो मैं कहूंगा यार इसका मतलब ये कार नीचे खिसकने की टेंडेंसी रख रही है, mg sin थीटा उसको नीचे गिराना चाह रहा है, तब फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। और अगर v बराबर अंडर रूट आरजी टेन थीटा है तो नो फ्रिक्शन। ये रोड किसी खास स्पीड के लिए बिना फ्रिक्शन के भी चलाएगा। उस स्पीड से ज्यादा करोगे तो भी फ्रिक्शन लगेगा, कम करोगे तो भी फ्रिक्शन लगेगा, उस स्पीड से चलाओगे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब इन क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा होगा कि ये h दिया जाएगा और रोड की विड्थ दिया जाएगा, ये रोड की विड्थ दिया जाएगा, लेंथ, ठीक है। अब यार ये विड्थ में ना राइटर खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये रोड की विड्थ दिया है या नीचे वाली ये चौड़ाई, क्योंकि नीचे वाली चौड़ाई कोई मेजर ही नहीं कर सकता है, रोड ही नजर आता है वही मेजर कर सकता है, भाई नीचे जमीन खोद के थोड़ी नापोगे। तो अब कभी कभी क्या होता है कि h और l दिया जाता है, थीटा नहीं दिया जाता है। तो बता यार साइन थीटा, देखो यार ऐसा है कि थीटा यहां पर क्या होता है? स्मॉल होता है ना, बहुत स्मॉल होता है। मतलब कि अगर ये चौड़ाई 20 मीटर की है तो ये शायद 1 ही मीटर होगा, ऐसा कि 20 मीटर में 1 ही मीटर का अंतर है, तो इसका मतलब थीटा बहुत छोटा होता है। और जब थीटा छोटा होता है तो टेन थीटा और साइन थीटा एक ही बात मान ली जाती है। साइन थीटा होता है क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया? h बाई एल। तो कभी कभी टेन थीटा ना क्वेश्चन में दिया जाए तो उसको हम क्या लिख देंगे? h बाई एल। कभी कभी ऐसे लिखा जाता है 20:1। इसका क्या मतलब निकला है कि 20 मीटर की चौड़ाई पे 1 का हाइट डिफरेंस दिया गया है, ऐसे लिख दिया जाएगा 20:1 वाला इंक्लिनेशन है, ऐसे लिखा होगा इंक्लिनेशन इज 20:1 या 1:20, ऐसे 1:20, मतलब 20 की विड्थ में 1 का इंक्लिनेशन है, क्या यही मतलब निकल रहा है? तो उस केस में बता रहे टेन थीटा हम क्या ले लेंगे? 1/20। क्या समझ पा रहे हैं? ये बातें कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होंगी तो हमें समझना पड़ेगा। बैंकिंग ऑफ रोड क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? हटा दे। नोट कर लिया है? एक कार अगर ऐसे सर्कुलर ट्रैक में मुड़ रही है, ऐसा कुछ कार है, ये v स्पीड से चल रही है, कौन सी गाड़ी है? रुक
ग्रिल से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, हालांकि बहुत गंदी ड्राइंग है, ऐसे होना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक, तो मैं इसका ऐसा व्यू यहाँ पे थोड़ा और बेटर व्यू बना देता हूँ। बनाना तो मैं सनरूफ भी चाह रहा था मगर बन नहीं रहा। ठीक, ये कार ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है जिसका सेंटर यहाँ कहीं है, नहीं ऐसा ट्रैक है तो सेंटर यहाँ कहीं होगा। ये उसी का मैं जूम्ड व्यू दिखा रहा हूँ, ये जूम का इशारा होता है कम से ज्यादा की तरफ। ठीक है, दो संभावना है, कार रुकी है, अगर कार रेस्ट पे है तो यार इसके दोनों कितने पहिए होते हैं, चार, चारों पहियों से मिला के जो नॉर्मल एक्शन लगेगा वो किसके बराबर होगा, mg के। लेकिन मैं यार इन चारों पहियों के बजाय इनको बोल रहा हूं इनर व्हील। कितने इनर व्हील होंगे, दो। इनर व्हील से मेरा मतलब है उन वो वाले पहिए जो सेंटर की तरफ हैं। ये कौन से व्हील हैं, इनर व्हील। कितने होंगे इनर व्हील, और दो क्या होंगे, आउटर व्हील। तो मैं इनर व्हील से नॉर्मल एक्शन n1 और आउटर व्हील से क्या मान रहा हूं, n2। ये n1 है और ये क्या है, n2 है। अगर कार रुकी है तो बिना पक्षपात के n1 n2 क्या होंगे, बराबर होंगे, और नॉर्मल एक्शन mg के बराबर होगा, और दो पहियों का नॉर्मल एक्शन कितना होगा, mg/2। सीधी सी बात है, चार पहिए हैं तो दो मिला के mg/2 संभालेंगे और बाकी दो मिला के भी mg/2 संभालेंगे, तो चारों मिला के क्या संभालेंगे, mg। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि कार अगर मोशन में है, अगर कार इन मोशन, कार अगर मोशन में है तो इन फोर्सेस के अलावा हमें एक फोर्स और दिखाना चाहिए। वो एक फोर्स पता है कौन सा है, हाँ, एक फोर्स हमें और दिखाना चाहिए, उसके सेंटर ऑफ मास से mv²/r, यहां से mg, और उसके अलावा यहां से नॉर्मल एक्शन n1 और यहां से n2। नहीं दिखाना चाहिए यार, ये फोर्स पहले नहीं था, क्यों, पहले कार रुकी थी, अब है। क्या ये फोर्स n1 n2 में अंतर लाएगा या वही रहेगा, चलो जरा महसूस करो कि ये कार सर्कुलर मोशन में है और इसके सेंटर ऑफ मास से mv²/r का फोर्स लग रहा है। मैं स्पीड बढ़ाता जाऊंगा, mv²/r बढ़ता जाएगा, तो क्या इस कार पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस सेंस का रोटेशन डेवलप कर रहा है, नहीं। अगर ये कार हद से ज्यादा स्पीड में आ जाए ना तो कार पलट सकती है। तो बताओ कौन सा पहिया पहले जमीन छोड़ेगा, इनर या आउटर, सबके दिमाग में एक ही फीलिंग आ रही, क्योंकि यही सही फीलिंग है। जब तुम ऐसा सर्कुलर टर्न लेते हो तो तुम्हें इस तरफ को फोर्स लगता है कि नहीं, और इस तरफ को फोर्स लगता है, तो जब भी कार पलटेगी तो इस सेंस में पलटेगी, और इस सेंस में पलटेगी तो कौन सा पहिया जमीन को पहले छोड़ेगा, इनर व्हील। ओवर स्पीडिंग इनर व्हील लीव द कॉन्टैक्ट फर्स्ट, लीव द कॉन्टैक्ट फर्स्ट। अच्छा, कॉन्टैक्ट लीव करने का मतलब होता है उसका नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं। तो यार जीरो एकदम से थोड़ी हुआ होगा, अगर ओवर स्पीड है तो जीरो हो जाएगा, उससे कम है तो कुछ होगा, और कम है तो और। लेकिन क्या क्या ये नॉर्मल एक्शन स्पीड से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, स्पीड बढ़ने के साथ ये नॉर्मल एक्शन कम हो रहा है, जबकि ये पहिया इसका नॉर्मल एक्शन उससे ज्यादा होता होगा, गारंटीड है, क्योंकि पहिया पहले वो छूटा है तो उसका कम होता होगा। और n1 क्या मैं कह सकता हूं, n इनर विल बी ग्रेटर देन n आउटर, नहीं। और जब ये लीव द कॉन्टैक्ट वाला मामला होगा तो n आउटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या ये बात जनता समझ पा रही कि नहीं। जब ये पहिया जमीन छोड़ेगा
तो एन आउटर क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एन इनर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ज्यादा कौन होगा, सॉरी एन आउटर ज्यादा होगा और एन इनर कम होगा, तभी तो एन इनर पहले 0 हो जाएगा। क्या ये बात बस ऐसे ही महसूस कर लो, क्योंकि हम ज्यादा मैथमेटिक्स करेंगे तो बाउंस ही होगा और कोई फायदा नहीं है। इसको मैथमेटिकल तरीके से भी समझाया जा सकता है, बट ना कभी कोई पूछेगा ना मुझे बताने में बहुत इंटरेस्ट है। तो अभी तक यार बहुत देर तक हम लोगों ने यार थोड़ा महंगी बातें कर ली हैं, कार की बातें कर ली हैं, और अब हमें किसकी बात करना है, साइकिल की। इनर मतलब सेंटर के जो करीब होता है, मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये सेंटर है, तो सेंटर तरफ इनर होता है, सेंटर के अबे वाला आउटर होता है, इस हिसाब से। हम लोग अगर साइकिल से जा रहे हैं और अचानक से रोड 90 डिग्री टर्न है, उस रोड पे हमें जाना है, तो हम लोग ऐसे सीधे जाते हैं, तो क्या सीधे 90 डिग्री टर्न कर जाते हैं? कभी तुम टायर के निशान देखना, पहले तो साइकिल गीली होना चाहिए निशान देखने के लिए, वो हमेशा कर्व ट्रैक में टर्न करता है। भाई शार्प टर्न तो साइकिल ले ही नहीं सकती है, ले सकती है, साइकिल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, कार में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जब भी कोई टर्न करता है तो वो एक आर्क में टर्न करता है, या सीधे सीधे जाके एकदम ऐसे मुड़ जाता है ना। इंसान ऐसा कर सकता है कि सीधे जाके फिर मुंह घुमा के ऐसे चल दे, लेकिन चलती हुई गाड़ी कभी ऐसा, यहां तक कि दौड़ता हुआ इंसान भी सीधे टर्न नहीं कर सकता, गिर ही जाएगा अगर बहुत शार्प टर्न लेगा तो। नहीं, हाँ अब यह है कि कोई छोटा टर्न लेता है, छोटा टर्न मतलब कि कम रेडियस का, और कोई बड़ी रेडियस का टर्न लेता है, नहीं, तो ये अलग बात है। जनरली होता क्या कि जब हम हाई स्पीड में होते हैं तो चाहे के भी छोटा टर्न नहीं ले पाते हैं। कभी गौर किया है, जब हम हाई स्पीड में टर्न करते हैं तो वो बड़ा सर्किल बनाता है, और जब हम लो स्पीड में टर्न करते हैं तो वो छोटे सर्किल में भी टर्न कर जाता है। गौर किया कभी? कितने लोग साइकिल चला लेते हैं? तो ये तो अजीब ही बात हो जाएगी कि सब चला लेते तुम। अच्छा, हाथ फंसा हुआ इसलिए बोल नहीं पा रहे हो। साइकिल चला लेते यार, गुड। अभी यार मेरा बेटा जो साइकिल चलाता है तो ऐसे हिलता ही रहता है, अभी उसका बैलेंस बन नहीं पा रहा है, जबकि 4 साल से उसके सपोर्टर वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया है, लेकिन 4 साल बाद भी मुझे लगता है कि इसको सपोर्टर की जरूरत है। होता है यार, किसी किसी को सीखने में बहुत टाइम लगता है। खैर, तो भी अगर सर्कुलर ट्रैक में कोई साइकिलिस्ट टर्न कर रहा है
तो तुमने देखा होगा कि यार वो सीधे सीधे सीधा रह के टर्न नहीं करता, थोड़ा सा झुक के टर्न करता है। सोच यार ऐसा कोई कर्व ट्रैक है और ये हमारा साइक्लिस्ट है, ठीक है, ये साइक्लिस्ट है, यहाँ ऐसा सीट है पूरा सब, ठीक है, यहाँ पैडल है यार, और वो इस सर्कुलर ट्रैक में बिना झुके टर्न कर रहा है। यार साइकिल इससे अच्छी क्या बनेगी, ठीक है, थोड़ा ताने बना देते हैं। खुश? तो जब ये ऐसे टर्न कर रहा होगा तो इसमें यार mg लग रहा होगा उसके सेंटर ऑफ मास से, ऐसे mg लग रहा होगा। इसके अलावा क्या लग रहा होगा, इसके अलावा क्योंकि ये इधर कहीं सेंटर है तो इसको क्या लग रहा होगा, mv²/r का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। क्या बता रहे, mv²/r का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको इस तरफ गिराना चाहता है, और अगर हम रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो इस पॉइंट के अबाउट इसके अंदर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग टेंडेंसी है, एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग टेंडेंसी। नो डाउट mv²/r को फ्रिक्शन संभाल सकता है फोर्स वाइज, तो फोर्स वाइज इसका डिस्कशन करने का मतलब नहीं, हम यहां टॉर्क वाइज सोच रहे हैं। क्या बता रहे, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको ऐसे गिरा सकता है बाहर की तरफ। जब भी साइक्लिस्ट बिना झुके टर्न करेगा तो हमेशा वो सर्किल के बाहर गिरेगा। कहां गिरेगा, ये कहां गिरेगा, बाहर, और ये बाहर खिसकता हुआ नहीं गिरेगा क्योंकि फ्रिक्शन है, रोटेट करता हुआ गिरेगा। क्या ये जनता समझ पा रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसको इस सेंस का टॉर्क मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो कोई ना कोई क्लॉकवाइज टॉर्क देने वाला चाहिए। तो तुम कहोगे सर mg भी तो है। या देखो यार, अगर वो सीधा है तो mg उसी पॉइंट से पास करेगा जिसके अबाउट ये टर्निंग ले रहा है, यानी बॉटम। तो जब भी कोई फोर्स एक्सिस से ही पास करता है तो उसका टॉर्क हमेशा जीरो होता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि जब हमें किसी चीज को खोलना होता है तो एक्सिस से दूर फोर्स लगाते हैं, या एक्सिस पे फोर्स लगा के मैं इस खिड़की को खोल सकता हूं, एक्सिस से दूर। तो ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट ये साइकिल रोटेट कर रही है। क्या mv²/r इस एक्सिस के अबाउट इस सेंस का टॉर्क दे रहा है, लेकिन mg उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिसके अबाउट ये टर्न कर रहा है, इसलिए फिलहाल mg का कोई टॉर्क नहीं है। तो अब यार ये साइक्लिस्ट क्या करेगा, अपने आप को झुका लेगा, और जब झुका लेगा, ऐसे झुका लेगा, ठीक है। तो अब देखो यार, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r का लग रहा है, वो किस सेंस का टॉर्क दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो mg, क्या अब mg उसके सेंटर से पास नहीं हो रहा है। क्या अब mg इसको किस सेंस का टॉर्क देगा, क्लॉकवाइज। तो क्या इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क अगर बैलेंस हो जाए तब ये साइक्लिस्ट नहीं गिरेगा। ये मैंने कुछ ज्यादा ही झुका दिया है, इतना भी नहीं झुकाना, लेकिन तुम देखते हो कभी रेस वाले लोग जो होते हैं जब बाइक दौड़ाते हो तो किस हद तक झुका लेते हैं, उनका टखना जो है जमीन से टच कर जाता है, नहीं। तो ये रेस वाला ही मैंने दिखाया है, कुछ ज्यादा ही झुका के। भाई बढ़ा चढ़ा के दिखाओगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा, हल्का फुल्का डिस्कशन नहीं। तो क्या mg का क्लॉकवाइज टॉर्क और mv²/r का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस करने के लिए इसको झुकाना पड़ेगा वर्टिकल पोजीशन से थीटा एंगल। और ये थीटा क्या आता है, मैं अगेन यार यहाँ की मैथमेटिक्स स्किप कर रहा हूँ। ये सॉल्व करने के बाद टेन थीटा का आंसर v²/rg आता है। ये बड़ा फेमस हो गया यार, तीसरी बार आ रहा है। अगर हम साइक्लिस्ट को किसी v स्पीड से चलाना चाहते हैं, यानी v क्या है, स्पीड ऑफ साइकिल, और r क्या है, टर्निंग रेडियस, g तो पता ही है क्या है, और टेन थीटा क्या है, थीटा क्या है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, कितना वो बेंड किया है, झुका है। तो जो झुकेगा वो बचेगा, जो सीधा रहेगा वो गिर जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है। किस तरफ झुकना है, जिस तरफ सेंटर है उसी तरफ झुकना है। बात क्लियर है?
तो भी यार सर्कुलर मोशन का एलओएम पार्ट के सारे क्वेश्चंस करके आना है। एलओएम पार्ट यानी 25 से लगा के 45 तक के सारे क्वेश्चंस करके आना है, ठीक है।